राधे राधे प्यारे साथियों। आप सभी साथियों को हिमांशु मित्तल का नमस्कार। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और सिर्फ पढ़ाई नहीं, साथ में पढ़ाई को एंजॉय भी कर रहे होंगे, क्योंकि हर एक चीज को जब हम समझ पाते हैं तब उस चीज को हमें पढ़ने में मजा आता है। और इस बार हमें रीट की जो परीक्षा है, जो जनवरी में आयोजित होने वाली है, उस परीक्षा में हमें अपना 100% देना है। साथ ही जितना हम पढ़कर जा रहे हैं उतना हम दे पाए, ऐसी हमें कोशिश करनी है। तो आप सभी साथियों का शिक्षण विधि की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में मैं हिमांशु मित्तल हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम शिक्षण विधियों में जितने भी मेथड्स थे, वो साइंस के हों या मैथ्स के हों, वो हम डिस्कस करके आ चुके थे। लेकिन वो मेथड सिर्फ साइंस और मैथ के ही नहीं है, उनको आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। और मैं तो कहता हूं, यदि आपने उनको समझ लिया तो फिर आप कोई सा भी मेथड हो, कोई सी भी टीचिंग मेथड हो, ठीक है, आप सबको अच्छे से समझ भी पाओगे और उनका आंसर भी कर पाओगे। हम मूल्यांकन के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों, और मूल्यांकन के बारे में हमने जाना कि मूल्यांकन क्या होता है, मापन क्या होता है, ठीक है, और मापन और मूल्यांकन में कौन बेस्ट है, यह भी हम लास्ट क्लास में देख कर आ चुके हैं। इसलिए जो भी साथियों ने वो क्लास नहीं देखी है, एक बार जाकर लास्ट क्लास को जरूर देखें, ताकि आपको मूल्यांकन के बारे में एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि मूल्यांकन क्या होता है। दोस्तों, थोड़ा थोड़ा यदि मैं आपको बताते हुए चलूं तो मूल्यांकन एक ऐसा इवोल्यूशन है जिसमें आप बच्चे का न सिर्फ क्वांटिटेटिव बल्कि आप क्वालिटेटिव भी का क्या कर रहे हो, मापन कर रहे हो। उसको सिर्फ आप अंक ही नहीं दे रहे हो, साथ में उसकी जो क्या परफॉर्मेंस रही है, वो कितना अच्छा कर रहा है, या फिर उसे किस चीज में अपना सुधार करने की जरूरत है, ये भी आप साथ में बता रहे हो। तो वो क्या है, मूल्यांकन। तो दोस्तों, मूल्यांकन की विधियों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट तक आप जरूर क्लास को देखिएगा। इस क्लास से मैं गारंटी से कह रहा हूं आपसे, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि आज की जो क्लास है वो इतनी महत्वपूर्ण क्लास है। तो दोस्तों, देखिए, मूल्यांकन के प्रकार से मतलब है कि मूल्यांकन जिसके अंदर मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, परिमाणात्मक भी है और गुणात्मक भी है, क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है, बस वही चीज है। तो मात्रात्मक मूल्यांकन क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। काफी कुछ जानने को मिलेगा आपको क्लास में। तो सबसे पहले देखिए, मात्रात्मक मूल्यांकन, इसमें परिणाम संख्यात्मक या अंक के रूप में होते हैं। ये एज इट इज मापन जैसा है, ठीक है। इसका उद्देश्य कितना सीखा गया, सिर्फ ये बताना है कि बच्चे ने कितना सीखा है। जैसे परिणाम में अंक आ गए 90 आउट ऑफ 100, परसेंट में नंबर आ गए, आपकी रैंक आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर आपके पास कोई डाटा है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, बच्चे का मूल्यांकन बता रहे हो। वो भी कौन सा, मात्रात्मक मूल्यांकन बता रहे हो। कई बार क्या होता है कि जब आप बच्चे को मात्रात्मक मूल्यांकन बता देते हो, तो वो बच्चा पीछे रह जाता है, क्योंकि उसको अपनी कमियों के बारे में तो पता चला ही नहीं है।
आपने 90/100 ये बता दिया, लेकिन ये 90/100 एक सब्जेक्ट का बता दिया मान लीजिए। आपको पूरा रिजल्ट शो करना है, 600 का पेपर है सब सब्जेक्ट्स का, ठीक है। और आपने बच्चे को बता दिया कि आपके 600 में से, ठीक है, बच्चे के मार्क्स आ गए 490, ठीक है। तो आपने बच्चे को क्या बता दी, परसेंट तो बता दिए, लेकिन इस सब्जेक्ट में क्या सुधार करने की जरूरत थी, क्या गलतियां की गई हैं, वो तो आप बता ही नहीं पाए। तो इससे काम नहीं चलने वाला, ठीक है। लेकिन इसके पार्ट्स देखिए कौन कौन से होते हैं, कि यदि आपको मात्रात्मक मूल्यांकन करना है तो आप कैसे कर पाएंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। लिखित परीक्षा, रिटन टेस्ट से आप बच्चे का मात्रात्मक मूल्यांकन कर पाएंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गए, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसका आंसर सिर्फ एक ही होगा और वो आंसर कभी चेंज नहीं हो सकता, वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं होती। लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट टाइप जैसे आंसर होते हैं, जैसे आप पेपर भी सब देकर आए हुए हो, ठीक है। निबंधात्मक, लॉन्ग टाइप आंसर, जिसमें आप लगभग 300 कैरेक्टर्स आपको लिखने होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस। सेकंड है मौखिक परीक्षा के आधार पर भी आप बच्चे का मात्रात्मक मूल्यांकन कर सकते हो, कि जैसे हम ओरल टेस्ट बच्चे का लेते ही हैं, मौखिक एक परीक्षा होती है जब भी एग्जाम होते हैं, तो उससे पहले बच्चे की एक मौखिक एग्जाम भी होती है। इसमें आप बच्चे के 10 में से, आउट ऑफ 10 में से आपने दे दिए 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, ठीक है। तो वो सब चीजें होती हैं, और ये सवाल जवाब है, ठीक है। आपने बच्चे से सवाल किया, बच्चे ने जवाब दिया, और फिर वाइवा, एक वाइवा भी होता है, वो 10th क्लास, जितनी भी बोर्ड क्लासें होती है, 10th और 12th, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, वाइवा होता है। आप कॉलेज में जाएंगे तब भी आपका वाइवा होता है। तो वो वाली चीज है। प्रयोगात्मक परीक्षा, प्रैक्टिकल टेस्ट, लैब आप बच्चे को लेके उससे प्रयोग करवाया या फिर गतिविधियां करवाई, उसके आधार पर भी आप बच्चे को मार्क्स दे रहे हो। ये वाइवा होता है, ठीक है। इससे संबंधित आप समझ ही गए होंगे कि जब आप कॉलेज वगैरह जो करके आते हैं, तो वहां पर प्रैक्टिकल लैब में वाइवा होता है, फिर उसके आधार पर बच्चे को मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर बच्चे का क्या हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो मात्रात्मक मूल्यांकन है, इसमें आप सिर्फ बच्चे को मार्क्स बता पा रहे हैं, ठीक है। आपने बच्चे का अभी कंप्लीट मूल्यांकन नहीं किया है, लेकिन एक एक चीज को हम समझते हुए चलेंगे तो काफी कुछ अच्छा सीख भी पाएंगे, किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं। अब देखिए, लिखित परीक्षा ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है वस्तुनिष्ठ परीक्षा, एक होती है निबंधात्मक परीक्षा, जैसा कि हम अभी पहले देख कर आए। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में कौन कौन सी चीजें आएंगी, जैसे एमसीक्यू आ गए, मैंने बताया आपको, जिसका आंसर सिर्फ एक होगा। ट्रू और फॉल्स आ गए, यह सत्य है या असत्य। यदि कोई क्वेश्चन का आंसर वो सत्य है तो वो सत्य ही रहेगा। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, तो द सन राइजेस, है ना, इन द एस्ट साइड, एस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो ट्रू या फॉल्स फिलअप करना है आपको, ठीक है। रिक्त स्थान भरने वाली चीजें, तो वो भी आपका फिक्स आंसर होगा। मैचिंग है, यदि मैचिंग करनी है, जैसे एक साइड जैसे एक टेबल बनी हुई आती है, ठीक है, और दूसरी साइड एक टेबल बनी हुई आती है, फिर आपको क्या करना है, बच्चे को इससे मिलाना है और इसको इससे मिलाना है, इस तरीके से, ठीक है। शॉर्ट आंसर है, यदि किसी क्वेश्चन का आंसर एक वर्ड में देना है, तो वो वाली चीज है। तो सब क्या है, ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव पे आ जाओ, ठीक है। लंबा उत्तर प्रश्न होगा, व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे, ये सब किस में आएंगे, सब्जेक्टिव में आएंगे, निबंधात्मक में आएंगे। अब वस्तुनिष्ठ परीक्षा देखिए क्या है। इसमें छात्र को केवल सही विकल्प या उत्तर का चयन करना होता है और उसे लिखना होता है। उत्तर संक्षिप्त होते हैं, एकदम समराइज किए हुए और निश्चित होते हैं, ठीक है। ये चीज वस्तुनिष्ठ आपके बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, और ये चीजें यहीं से क्लियर होती हैं।
ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को अपने दिमाग में अच्छे से क्लियर कर लीजिए ताकि आपको आगे जाकर प्रॉब्लम ना आए। मूल्यांकन करना आसान और निष्पक्ष होता है क्योंकि एक आंसर है तो आसान भी होगा। ठीक है, फिर आ जाइए हम टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि हम अभी पढ़कर आए एमसीक्यू। एमसीक्यू क्या है? एक प्रश्न के कई विकल्प होते हैं, उसमें से आपको एक विकल्प चुनना है। जैसे जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको एक विकल्प चुनना है कि H2 है या CO2 है, O2 है या N2 है। तो आपने चुन लिया H2O, तो इसका आंसर सिर्फ ए ही रहेगा, इसका आंसर बदल नहीं सकता। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। सही गलत उत्तर देना है आपको। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, यस तो यस, आपने सही टिक कर दिया, दैट्स इट। फिर इसको कोई गलत नहीं कर सकता, चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, नॉन चेंज, और फिर इसको चेंज भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो नॉन चेंजेबल है। रिक्त स्थान भरना है कि भारत की राजधानी क्या है, तो आपने नई दिल्ली भर दिया, तो दैट्स इट, बात खत्म। मिलान करना है कि हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन ये है, ऑक्सीजन क्या है, ये है। ठीक है, यदि यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो हम इससे मिलान कर देते। ठीक है, संक्षिप्त उत्तर प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर, वन वर्ड। सूर्य का प्रकाश किस विटामिन से का स्रोत है? ठीक है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी। और विटामिन डी क्या काम करता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इन चीजों को हम डिस्कस करके आ चुके हैं जब हमने रीड प्री की प्रिपरेशन की थी। और एक क्वेश्चन में और आपको देता हूं कि विटामिन डी हमारी बॉडी में किस ऑर्गन में स्टोर होता है, ये भी आप मुझे बताइएगा कि विटामिन डी हमारी बॉडी में किस ऑर्गन में स्टोर होता है। ठीक है, ये भी आप मुझे बताइएगा। ये दोनों क्वेश्चनों के आप आंसर दीजिएगा ताकि आपकी एक अलग से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, यदि विटामिन डी की बात आई है तो विटामिन डी से संबंधित क्वेश्चन भी आप करने की कोशिश कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, वह हमारे सब्जेक्टिव एग्जाम। इसमें छात्र को विस्तार से उत्तर लिखना होता है। उत्तर की लंबाई एवं शैली पर भी मूल्यांकन होता है कि आप बच्चे ने कितना ज्यादा लिखा है। ठीक है, जैसे कई बार हम बोलते हैं कि कॉपी भर के आ जाना, ठीक है, नंबर मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मूल्यांकन है जिसमें आप बच्चे की लेखन शैली तो जान पा रहे हैं, लेकिन बच्चे का कितना दिमाग यूज हो रहा है, ठीक है, उसको क्या चीजें याद है, सटीक मूल्यांकन पर पहुंचना सब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये इसके दोष हैं एक तरीके से। आप निबंधात्मक एग्जाम के बेस पर बच्चे का सटीक मूल्यांकन नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए आपको आपने बच्चों को एक लेसन पढ़ाया, ठीक है, उससे संबंधित एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने बच्चे को डाल दिया, तो बच्चे को वो चीज समझ तो आ रही है, बच्चा उसको अप्लाई भी कर पा रहा है, लेकिन बच्चा उसको लिख नहीं पा रहा है। तो ये एग्जाम कभी भी सही मूल्यांकन कर ही नहीं सकता। इसलिए हमारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, आरएस है, यूपीएससी है, इनको छोड़ दीजिए एक बार के लिए, बाकी जितने भी पेपर होते हैं वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं ताकि सही से मूल्यांकन हो पाए। वहां पर सब्जेक्टिव मूल्यांकन करना एक अलग चीज है, उनका एक अलग पर्सपेक्टिव है, अलग एटीट्यूड है, क्योंकि वो आपकी एक अलग चीज को देखना चाह रहे हैं, इसलिए वहां पर सब्जेक्टिव होता है। बाकी इससे आप एकदम सटीक मूल्यांकन नहीं कर सकते दोस्तों। तो मूल्यांकन करते समय शिक्षक की व्यक्तिगत राय का असर पड़ सकता है। इसके अंदर व्यक्ति की एक टीचर है और वो मान लीजिए एकदम शांत दिमाग से बैठा है, आपने क्वेश्चन लिखा, पूरा पेज भरा हुआ है, आपको 10 में से 9 मार्क्स दे दिए। और मान लीजिए एक ऐसा टाइम है जिसमें उसकी खोपड़ी सटकेली हुई है, ठीक है, तो उसमें आपको 10 में से 5 ही मार्क्स दिए, और सेम आपने वही लिखा है। तो वो कहीं ना कहीं पर्सनल वे में चला जाता है। ठीक है, और ये अक्सर होता है। जैसे गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को समझाइए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है, किस
इसको कितने मार्क्स देने कई बार उस चीज पर भी डिपेंड कर जाता है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गुणात्मक मूल्यांकन पर। जब क्वांटिटेटिव हो गया तो क्वालिटेटिव के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि क्वालिटेटिव क्या है। ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्टिव यानी गुणात्मक रूप में आपको बताया जाता है कि आपने क्या सीखा, ठीक है, कैसा प्रदर्शन हुआ ये बताना, उसमें कितना कितना सीखा ये बताना, इसमें कैसा प्रदर्शन हुआ। जैसे आपको बताया जा रहा है अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, आपका औसत है, आप एवरेज स्कोर कर पा रहे हो, व्यवहार का मूल्यांकन आपका अच्छा है या फिर ये कमी है, ठीक है, रचनात्मकता आपकी अच्छी है, व्यक्तिगतता अच्छी है, दृष्टिकोण अच्छी है। एक लिस्ट बनाकर, लिस्ट में सब चीजों को बताकर आपका मूल्यांकन किया जा रहा है। तो मूल्यांकन दो प्रकार के जैसे देखे थे हमने कि एक तो मात्रात्मक और एक गुणात्मक। तो दोस्तों, मात्रात्मक के बारे में हम पहले चर्चा करके आ चुके हैं कि लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, ठीक है। लेकिन अब गुणात्मक के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। अब गुणात्मक में देखिए सबसे पहले अवलोकन, फिर है रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, साक्षात्कार, कम्युलेटिव रिकॉर्ड, निरीक्षण और अभ्यास। दोस्तों, इन चीजों को आपको हल्का सा माइंड में इतना सा रखना है कि गुणात्मक की विधियों की यदि मैं बात करूं तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, वैसे तो आप ये कंप्लीट होने के बाद इतना अच्छे से समझ जाओगे कि जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आएगा और आप एकदम राइट ही टिक करोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जरूरत है, अवलोकन करने की जरूरत है कि गुणात्मक मूल्यांकन के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। अवलोकन है, रेटिंग स्केल है, चेकलिस्ट है, साक्षात्कार है, कम्युलेटिव रिकॉर्ड है, निरीक्षण है और अभ्यास है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अवलोकन, इसमें छात्र के व्यवहार, भागीदारी और सहयोग का मूल्यांकन होता है। एक छात्र समूह चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेता है, ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे पूरी क्लास है तो पूरी क्लास में एक छात्र है वो अच्छे से बिल्कुल एक्टिव है, ठीक है, तो बच्चे के व्यवहार, उसकी भागीदारी, उसकी पार्टिसिपेशन और उसके सहयोग का मूल्यांकन हो रहा है। तो आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके आपने जाना कि ये कितना अच्छा कर सकता है, कितना अच्छा बोल सकता है, इसकी इस पार्ट पर कितनी कमांड है, ठीक है। रेटिंग स्केल, प्रदर्शन को एक्सीलेंट, गुड, एवरेज और पुअर श्रेणियों में बांटना, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आपने एक बच्चे की स्केल तैयार किया जाता है, ठीक है, इसका पूरी साल अवलोकन होता है। फिर उसके आधार पर आप बच्चे को एक्सीलेंट, गुड और एवरेज और पुअर श्रेणियों में क्या कर देते हो, बांट देते हो। अच्छा प्रस्तुतिकरण कर रहा है तो उसको गुड श्रेणी में रख दिया जाता है, और यदि एवरेज परफॉर्मेंस है तो उसको एवरेज श्रेणी में रख दिया जाता है। इसमें भी शिक्षक की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, साथ ही 100% एक्यूरेसी हो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो रेटिंग स्केल के आधार पर भी आप क्या कर सकते हो, बच्चों को एक अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। अब देखिए ऑब्जर्व की मेथड मेथड में, ठीक है, सॉरी, जो क्वालिटेटिव जो मेथड्स हैं उसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये क्वांटिटेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप बच्चों को अच्छा बुरा बताओगे, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखिए, यदि अवलोकन है तो वो ऑब्जर्व वाली, सॉरी, क्वालिटेटिव में आएगा, ठीक है। रेटिंग स्केल है तो रेटिंग स्केल आप बच्चों को रेट कर रहे हो किस आधार पर कि वो अच्छा है या बुरा है, उसको आप मार्क्स नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो वो भी किस में आएगा, क्वालिटेटिव में, ना कि क्वांटिटेटिव में।
थर्ड है हमारे पास चेकलिस्ट। गतिविधियों की सूची बनाकर सही और गलत का निशान लगाना। एक चेकलिस्ट एक ऐसी सूची है दोस्तों, जिसके अंदर आपकी हर एक चीज को पूरी साल ऑब्जर्व करके, जैसे आप गृह कार्य करते हो, ठीक है, तो पूरी साल आपने जो गृह कार्य करते हो नहीं करते हो, ठीक है, उस पर टिक लगाया। आप विद्यालय नियमित आते हो, विद्यालय साफ कपड़े पहनकर आते हो, अनुशासन रखते हो, टीचरों की आज्ञा का पालन करते हो, जो याद करने को दिया जाता है वो याद करते हो, आपकी रचनात्मकता कैसी है, इन सारी चीजों की एक चेक लिस्ट बनाकर ऑब्जर्व किया जाता है। और फिर उस ऑब्जर्व से फिर आपके टिक किया जाता है। साक्षात्कार, छात्र की सोच, रुचि और दृष्टिकोण को समझना। आप इंटरव्यू को समझ सकते हैं कि किस तरीके से इंटरव्यू होता है। जैसे आरएस के, आईएएस के एक पैनल होती है, उसमें हर एक टीचर अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व करता है क्वेश्चनों के माध्यम से। ठीक है, एक प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है, एक अप्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, छात्र की सोच, रुचि और दृष्टिकोण को समझना। आपको विज्ञान पढ़ने में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? तो उससे पूछा कि क्या अच्छा लगता है, ठीक है, तो आपने आपकी थिंकिंग बताई है। थिंकिंग बताकर आपकी सोच, दृष्टिकोण को समझा जा रहा है कि आपका दृष्टिकोण कैसा है। इसी तरीके से इंटरव्यू आरएस आईएएस में होते हैं। आपका मोटिव क्या है, कई बार तो ये भी पूछ ले जाता है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो। तो उससे आपकी सोच का पता चल रहा है, रुचि का पता चल रहा है, दृष्टिकोण का पता चल रहा है। तो मुझे लगता है दोस्तों, आप अब अवलोकन, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट और साक्षात्कार को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है कम्युलेटिव रिकॉर्ड। छात्र की दीर्घकालिक उपलब्धियों में व्यवहार का अभिलेख है। साल भर आपने क्या किया, आपका परीक्षा परिणाम कैसा रहा, सहपाठ्य गतिविधियों का रिकॉर्ड कैसा रहा, आपका साल भर अनुशासन कैसा रहा, इन सब चीजों का एक रिकॉर्ड है, कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड है। तो एक कम्युलेटिव रिकॉर्ड ये हर स्कूल के अंदर आपका होता है। पूरे साल भर का व्यवहार को भी देखा जाता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ व्यवहार, व्यवहार को भी ऑब्जर्व किया जाता है और उन सब चीजों का रिकॉर्ड रखा जाता है। निरीक्षण, आपसे कभी भी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि कम्युलेटिव रिकॉर्ड में होता क्या है। ये पूछा जाएगा कि कम्युलेटिव रिकॉर्ड मात्रात्मक में आता है या फिर गुणात्मक में आता है। और ऐसी अनेकों सारी विधियां हैं। ये तो हमने लगभग 7-8 विधियां ली है। इसके अलावा भी यदि और कोई भी विधि आ जाए, तो आप उस चीज से संबंधित, वर्ड से संबंधित उसका एक आइडिया लगाकर तो फिर आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। आप सिर्फ यहीं तक सीमित मत रह जाना दोस्तों, ये मेरा आपसे कहना है। जब भी आपके पास एक नया क्वेश्चन आए, तो एक चीज को, ठीक है, एक पॉइंट को पकड़ लो। क्या उसमें आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे? क्या आपका उसके अंदर एक आपकी सोच को परखा जा रहा है, आपके व्यवहार को परखा जा रहा है, या फिर ओनली आपकी जो पढ़ाई है, ठीक है, जो सिर्फ आपका आईक्यू लेवल चेक करके और आपके मार्क्स दिए जा रहे हैं? उस चीज को जान लीजिए। इसके बाद आता है निरीक्षण।
निरीक्षण क्या है? छात्र के कार्य, कक्षा, अभ्यास का बारीकी से अध्ययन करना। पूरी क्लास में एक रजिस्टर लिया और उसके अंदर आपकी हर एक चीज का अध्ययन किया जा रहा है, इंस्पेक्शन किया जा रहा है। जैसे इसमें शिक्षक छात्र की शुद्धता, स्वच्छता और कार्यप्रणाली को भी देखता है कि कक्षा जांच में लेखन की साफ सफाई, गणना आदि को देखना, आपके व्यवहार को देखना, ये सब चीजें क्या है? इंस्पेक्शन। तो मुझे लगता है कि दोस्तों अब आप इंस्पेक्शन वर्ड से ही समझ गए होंगे कि इसके अंदर आपके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। और यदि निगरानी है तो वो आपको मार्क्स देने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आपका क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन करने के लिए बिल्कुल नहीं है। आपकी क्वालिटेटिव जो इवैल्यूएशन है उसको देखने के लिए आपकी क्या की जा रही है? निगरानी की जा रही है। आपका इंस्पेक्शन किया जा रहा है। आपकी हर एक चीज को बारीकी से ऑब्जर्व किया जा रहा है। एक्सरसाइज, छात्र को अभ्यास देकर उनकी क्षमताओं का मूल्यांकन करना, यह दोहराव एवं सुधार का अवसर देता है। इससे छात्र में दिन प्रतिदिन प्रश्न को हल करना और उसकी जो गुणवत्ता है उसको देखा जाता है। आपने बच्चे को कोई भी क्वेश्चन दे रहे हो तो उससे आपको पता चल रहा है कि वो किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल कर पाता है। ठीक है, उस क्वेश्चन का क्या आंसर लिख पाता है, इससे आपको बच्चे की सोच का, क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका पता चलता है। व्यवहार भी पता चलता है। जैसे आपने बच्चे को एक क्वेश्चन दिया और वो पासबुक से करके ले आया, तो बच्चे की सोच क्या है इसके बारे में आपको पता चलेगा। आपने सब बच्चों का टेस्ट लिया, एक बच्चा दूसरे बच्चे के पीछे बैठकर नकल कर लिया, तो आपको उसके व्यवहार का पता चल रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम बच्चों को इवेल्युएट कर सकते हैं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं। और यही चीज जब हम बच्चों की जान पाते हैं तब उनमें सुधार कर पाते हैं। पहले कमियों का पता लगाना, फिर उन कमियों में सुधार करना। जब हम परीक्षण पढ़ेंगे तब निदानात्मक और उपचारात्मक के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम इस चीज को वहां से बिल्कुल लिंक करेंगे। तब आपको और भी अच्छे से चीजों का पता चलेगा कि किस तरीके से चीजें एक दूसरे से लिंक होती है। तो दोस्तों, आज की जो क्लास थी वो मूल्यांकन की विधियों की जो क्लास थी ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और मुझे लगता है कि आज आप काफी कुछ सीख पाए होंगे, काफी कुछ जान पाए होंगे और चीजों को समझ पाए होंगे, ना कि चीजों को रट पाए होंगे। और यदि आप अभी भी चीजों को रट रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक गलत डायरेक्शन की ओर जा रहे हो। इन्हीं चीजों के अंदर बहुत सारी चीजें डालना और फिर आपको उनको रटा देना, ये टीचिंग मेथड का उद्देश्य नहीं है। सिर्फ वर्ड से चीजें समझ में आ जाए, इसलिए ही बहुत छोटी छोटी चीजों के माध्यम से, बहुत छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से आपको चीजें समझाने की कोशिश की गई है। और हर एक चीज पर उदाहरण इसी के लिए डाला गया है, इसी के लिए आपको दिखाया गया है ताकि आपको वो चीज उदाहरण के माध्यम से समझ में आ जाए, ताकि आप उस चीज को रट नहीं पाओ। वरना अभ्यास के बारे में 20 लाइन लिख दे, क्या ही फर्क पड़ेगा।
तो दोस्तों, चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है और अपनी पढ़ाई को इस स्तर तक लेकर जाना है कि जब आप टीचर बन जाओ, तब भी आपको वहां पर चीजें रटने की जरूरत ना पड़े। आप उन चीजों को भूलो नहीं। एक बार समझ लिया तो आपको ये टीचिंग मेथड लगभग 4-5 साल बिल्कुल एज ए टिस कोई भी पूछ ले। और इसका सबसे ज्यादा फायदा आपको होगा जब आप ट्रेनिंग में जाओगे, क्योंकि जितनी भी ट्रेनिंगें होती हैं उनमें सिर्फ ये टीचिंग मेथड्स को ही डिस्कस किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए एक बार इन चीज को समझ लीजिए, आगे तक बहुत काम आती रहेंगी। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। नेक्स्ट क्लास में एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। जाते जाते सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आपका प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।